मतलब वो सांपनाथ है तो ये नागनाथ है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सर्वसत्तावाद का ही भाग है, लेकिन फांसीवाद में एक समूह की सत्ता थी और इसमें एक व्यक्ति सत्ता थी। तो पहला अंतर तो आप यही कह सकते हैं कि सर्वसत्तावादी शासन पद्धति का, सर्वसत्तावादी शासन पद्धति का एक रूप है, ये एक रूप है जिसमें संपूर्ण सत्ता पर एक व्यक्ति का प्रभुत्व स्थापित किया गया। सिंपल सी बात है। कहेंगे कि सर और भी कोई अंतर है? जी हाँ, बहुत अंतर है। दूसरी बड़ी बात आपको यह दिखाई देगा कि जहां फांसीवाद में आपने ये देखा कि सर फांसीवाद में आपको दिखाई देगा सभी वर्गों के आधार पर, लेकिन इस सर्वसत्तावादी पहलू का एक सबसे जो दुखद और सबसे भयानक पहलू था वो ये था नस्लवादी पक्ष है। नाजीवाद में नस्लवादी पक्ष था और जो कि जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ मानता था। मतलब हिटलर ये कहा कहता था कि कुछ नीच टाइप के लोगों को कुछ अधिक ही भागीदारी मिल गई है वैश्विक राजनीति में। ये सारा समझ रहे हो किसको कह रहा है? इंग्लैंड को कह रहा है ये। क्लियर है? और आपको एक बात और भी बताऊं, यहूदियों को निशाना बनाया गया। इसका तो एक कारण भी है, फिलहाल लिख दे रहा हूं। यहूदियों का नरसंहार किया गया, सीधे गैस चैम्बरों में भर के इन्हें समाप्त कर दिया गया। क्लियर? उसके पीछे कारण भी था, समझिए। ठीक है, हम वी आर नॉट सपोर्टिंग द हिटलर्स पॉलिसी, बट व्हाट वाज द बेसिक रीजन फॉर सच जीनोटाइप that he attacked over the Yahudis? If you understand, if you analyze the social structure, the structure of the society of the German society, the Yahudis were just, I think, 2% of the total society, but their contribution in economy that was around 90%. They hold the property of the 90%. Even their population was just 2%. Meaning thereby there was a social imbalances. Firstly. Secondly, during the First World War, Yahudis opposed the Germans, and in the First World War, Germany was defeated. And when a class of the society of any nation is opposing the state's policy and states being defeated, meaning thereby in the other society there will be a lot of hate against that class. And when that class will be targeted, no one will support, no one will be against that class. कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए भारत में है, ऐसा तो है ही नहीं, भारतीय समाज की तो विशेषता ही अनोखी है। हम खुश होकर के लड़ लेंगे, दिवाली रमजान होली में अपना सर फोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेशन पे अगर आ गया तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई गला कटाने की होड़ लग जाती है कि राष्ट्रहित में हम कुछ भी कर जाएंगे। दिस इज द मतलब ग्रेट कैरेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये तो आप विशेष रूप से मानिए। यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में विरोध किया था और चूंकि सारे संसाधन उनके पास थे तो जर्मनों ने कहा कि उनको टारगेट करो, संसाधन पे इकट्ठा करो। और वैसे भी नाजीवाद भी यही चाहेगा कि राष्ट्र के सभी संसाधनों पर अधिकार उसका हो जाए, स्टेट का हो जाए, तो भी आप यहूदी को करेंगे। और बहाना मिल गया कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में गलत ढंग से जर्मनी का विरोध किया था, तो क्या हुआ कि सारे लोगों को एकदम से मारने का निश्चय कर दिया गया। यहां तक कि जो मैरिज कोड बना उसमें भी इस बात को कहा कि अगर कोई जर्मन महिला किसी नॉन जर्मन से शादी करती है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। वो जर्मन रेस को बर्बाद करने के लिए है। श्योर? तो इतना रैशलिज्म है। नाजीवाद इज सिनोनिम ऑफ रैशलिज्म। नस्लवाद का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्याय है। कौन? ये
इसीलिए फासीवाद ऐसा नहीं है। फासीवाद तो सबके एसिमिलेशन की बात करता है कि सबको इंटीग्रेट करके हम नेशन के डेवलपमेंट में चलेंगे, है ना। अप्रोच उसका गलत था, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत था कि उसने नस्लवाद। हम क्यों कह रहे हैं इसका था, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने आज के साइंटिफिक दुनिया में इस बात को स्थापित कर दिया है कि जाति, धर्म, नस्ल, जितने भी गोरे काले या कुछ भी विभेद का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, राइट। खैर, हम बहुत ज्यादा एनालिसिस में जा रहे हैं, टू द पॉइंट में आते हैं। तो इस नाजीवाद का ये मतलब था। फिलहाल हम लोग चर्चा करें कि नाजीवाद के उदय के कारण। चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वाज द रीजन नाजीवाद के उदय के कारण देखते हैं। चलो, जाहिर सी बात है, जब भी नाजीवाद के उदय के कारण की बात होगी, जरा समझिए कि जो पेरिस शांति सम्मेलन था उसमें जबरदस्ती जर्मन में वाइमर गणतंत्र स्थापित किया गया और उसी वाइमर गणतंत्र ने वर्साय की संधि की थी। और आप ये कह सकते हो कि सर, नाजीवाद के उदय का तो पहला कारण तो आप यही कहिए कि वर्साय की संधि ही थी। क्यों? क्योंकि वर्साय की संधि में, इन द ट्रीटी ऑफ वर्साय की संधि में आप कह सकते हो कि जर्मनी के साथ घोर अपमान किया गया था। जर्मनी के साथ घोर अपमान किया गया था। अब लिखने की जरूरत नहीं, इतना समझ सकते हो। और वहीं जर्मन जो प्रतिनिधि था उसने कह दिया था कि जर्मन जनसंख्या इस अपमान को स्वीकार करने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो हिटलर का जो नाजीवादी दल था, उसने, जो हिटलर का नाजीवादी दल था, उसने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। वर्साय की संधि मानने से इनकार किया। और जब आप वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर देंगे तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि लोगों का समर्थन या राष्ट्रवादी समूहों का जो समर्थन है वो इस पे जरूर दिखाई देगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अब सिलेबसों में नहीं है लेकिन आपको बताएं कि जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, और मेरा सिंपल सा मानना है और आप भी अब मानने लगे होंगे कि सर, आर्थिक तनाव कई बार राजनीतिक और सामाजिक तनावों को जन्म देते हैं। विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड आर्थिक मंदी जो हुई 1930-32 के दौरान हुई, सन नहीं है, कोई बात नहीं है, याद रहता है तो थोड़ी एथेंटिसिटी हो जाती है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, वर्साय की संधि से ही आपने देखा कि किस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, है ना। आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक, नैतिक सारे प्रतिबंध वर्साय की संधि में थे। खूब डिटेल चर्चा हुई है, यहां इतना करने की जरूरत नहीं है। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई ना वर्ल्ड वाइड ने, इसने क्या किया कि जर्मनी में स्थिति को और भी बुरा कर दिया। जर्मनी में स्थिति बद से बदतर हो गई। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दल या कोई व्यक्ति वर्साय के संधि को कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं। तीसरी चीज आप ये कह सकते हैं साम्यवाद का दबाव या साम्यवाद का खौफ। जरा समझिएगा इस बात को, अगर समझ में आ जाए तो बताइए। साम्यवाद का खौफ, लोकेशन देख रहे हो जर्मनी की, खूब देख रहे हो। जर्मनी के जस्ट बगल में यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, और पूर्वी यूरोप में पोलैंड वोलैंड वाले पार्ट में साम्यवादी सरकारें भी स्थापित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को यह लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये समाजवादी विचार आगे भी आ जाए। तो अगर नाजीवाद वहां उदय है तो कम से कम समाजवाद तो नहीं है। तो इन लोगों का यह मानना था, जो पूंजीपतियां थे, आप समझिए कि जो पूंजीपति राष्ट्र थे पश्चिमी यूरोप के, लिख दूं, वेस्टर्न यूरोप लिख दिया, पश्चिमी यूरोप के पूंजीपति राष्ट्र नाजीवाद के उदय को पूंजीपति नहीं, सॉरी, समाजवाद के प्रभाव से, समाजवाद के प्रभाव से बचने का एक तरीका मानते थे।
बचने का एक तरीका मानते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस बात को इग्नोर किया। और आपको बताऊं, ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी उसको तो खैर समझना आसान नहीं था। जो ब्रिटिशर्स पॉलिसी थी वो तो ये भी समझ सकती थी कि अगर जर्मनी का उदय हो रहा है तो कम से कम फ्रांस को क्या करेगा, ये संतुलित करना चाहेगा। तीसरी बात, तीसरा चौथा क्या हो गया, कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो तो पॉइंट तो इसलिए लिखता हूं कि आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा। चौथी बात अगर आप कहें, यहूदी विरोधी भावना, और वो हमने आपको बताया ही, लिख लो सीधे कि जर्मन समाज में या जर्मनी में यहूदी वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग था। कुल जनसंख्या में इसकी भागीदारी 2% थी, लेकिन संसाधनों के नियंत्रण के संदर्भ में इसके पास लगभग 90% संसाधन थे, 90% थे। श्योर, प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मनी का विरोध किया था, जर्मनी का साथ नहीं दिया था, विरोधियों का साथ दिया था। इसलिए जर्मन समाज में इन 2% लोगों के विरुद्ध आक्रोश था। और जब हिटलर ने जर्मन श्रेष्ठता की बात कही और यहूदियों के संसाधनों पर अधिकार लेने की बात कही, तो जाहिर सी बात है कि यहूदी विरोधी भावना ने भी जर्मनों को संगठित करने में या जर्मन नाजीवाद को मजबूत करने में सहायक रही। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, इतना याद रखो ना, कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। बस इन चारों चीजों को जोड़ देने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इसे राष्ट्रवादी समूहों का भी समर्थन मिलेगा। क्योंकि देखो, राष्ट्रवादी जो होता है ना, इसका मतलब ही नहीं है कि कौन सी पार्टी है, हिटलर है कि कोई भी पार्टी हो, जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा वो सही है, चाहे भले गलत हो, इट डजंट मैटर। मान लीजिए, हालांकि इस समय ये उदाहरण देना ठीक नहीं है और लिखना तो एकदम नहीं ठीक है, लेकिन एक जन भावना के संदर्भ में बता रहा हूं। अगर आज के डेट में कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि नहीं साहब, हम पीओके पे आक्रमण करके उसको ले आएंगे, वो बात अलग है कि ठीक है, अब तक आपने क्या किया, दैट्स अदर थिंग। या कोई एक नई पार्टी, मान लीजिए पुरानी पार्टी में तो आप हो सकता है कि सर दलगत राजनीति कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ जाइए, मान लीजिए हम ही एक पार्टी बना दें और हम कहें कि मेरा सिर्फ एकमात्र मोटो है कि हम पीओके को ले आएंगे चाहे जैसे ले आए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा खासा समूह हो जाएगा जो कहेगा कि एकदम सही कह रहे हैं सर, पीओके को ले आओ, फिर आगे देखा जाएगा, पूरा चाइना और उसकी जो है चीजें बदल जाएंगी। अब वो सही हैं गलत हैं, क्या दिक्कत होगी क्या दिक्कत नहीं होगी, उसकी बात कोई नहीं सोचेगा। लेकिन अगर हम ले आने में सफल हो जाए, लोग कहेंगे बस बस यही नायक है। द सिमिलर साइकोलॉजी वॉज वर्किंग इन द फ्रांस एंड जर्मनी। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो राष्ट्रवादियों ने भी कहा कि ठीक है, अच्छी बात है कि अगर वो राष्ट्र के हित के लिए विकास करता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो वाइमर संविधान था, एक लाइन तो जरूर लिखने को बनता है कि जो वाइमर गणतंत्र था, चौथा पांचवा छठवां चलो जो भी हो, हम स्टार बना दे रहे हैं, कि जो वाइमर गणतंत्र था जिसे जबरदस्ती स्थापित किया गया था, ये वाइमर गणतंत्र क्या रहा था, असफल रहा था। और असफल भी क्यों रहा यार, सिंपल सी बात है, संसाधन रहेंगे नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, है ना। और लोकतंत्र की सरकार इसलिए स्थापित की गई थी कि यह सरकार जनता की है, लोक की है। तो जब संसाधन नहीं रहेंगे तो लोकहित नहीं होगा, और जब लोकहित नहीं होगा तो विरोध होगा। तो निश्चित रूप से इसका विरोध हुआ। और आप ये भी कह सकते हैं कि वाइमर गणतंत्र का जो विरोध हुआ, आप कह सकते हैं कि सर कोई भी राष्ट्र उस कंडीशन में तो सफल नहीं हो सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज, एक विरोध का एक साइकोलॉजिकल कारण यह भी था कि द वाइमर गण रिपब्लिक हैज बीन साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साय। इसी ने वर्साय की संधि को किया था। और आप जानते हो कि जर्मनी में सारी समस्याओं की जो जड़ थी वो वर्साय की संधि थी। तो वर्साय की संधि का असली प्रणेता कौन था, जर्मनी था। और वाइमर गणतंत्र था, कम से कम इसने सिग्नेचर किया था, असली ना भी कहिए तो कम से कम सिग्नेचर किया था। तो जाहिर सी बात है इसके विरुद्ध जो भावनाएं हुई वो आहत हुई सबकी। और फिर आप ये कह सकते हैं लास्ट में, जैसे हमने वहां कहा कि जो हिटलर का व्यक्तित्व था, शानदार वक्ता और संगठन करता था ये,
और कहता था कि एक झूठ को भी 100 बार ऐसे बोलो कि आप वो क्या हो जाए कि वो सही लगे लोगों को, और अंततः आप देखेंगे कि जो हिटलर है इसी कंडीशन को उठाते हुए जो है उसने क्या किया कि हिटलर ने सत्ता को स्थापित किया। इसने भी लोकतांत्रिक तरीके से ही क्या किया कि जर्मनी की सत्ता को अंततः अपने पास कर लिया। यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिटलर की जो क्या कहते हैं उदय के कारण थे, तो इन्हीं 5-6 में नाजीवाद के उदय के कारण को आप लिख लेंगे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे वहां चर्चा किए थे कि नाजीवाद की विचारधारा, बहुत सारी समानताएं हैं नाजीवाद की, नाजीवाद के सिद्धांत। नाजीवाद के सिद्धांत की हम बात करें, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हीगल के दर्शन में विश्वास। क्यों नहीं करेगा भाई, सभी लोग करेंगे। जो हीगल के दर्शन में विश्वास का कारण था वो क्या था? राज्य सर्वोच्च शक्ति है, राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम शक्ति है। यानी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए जो कि राज्य को क्या करे कि बना सके या राज्य के उस पे प्रश्न चिन्ह उठा सके। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, एक दल, यानी जाहिर सी बात है नाजीवादी दल होगा। दल का प्रभुत्व हो, यानी जो अन्य दल होंगे को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा। तीसरी चीज, जर्मन नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास। वो सीधे कहते थे कि जो जर्मन्स हैं, जर्मन्स आर सुप्रीम इन द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई द एवरी जर्मन एनीवेयर शुड बी यूनाइटेड फॉर द जर्मन नेशन। जर्मनी सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए जर्मनी के विकास के लिए सभी राष्ट्रों को क्या हो जाना चाहिए, सभी जर्मनों को एक होना चाहिए। यानी जर्मन्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे शुड यूनाइट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी और फॉर द इंटरेस्ट फॉर द गुड फेथ ऑफ जर्मनी। जर्मनी के लिए उनको सक्रिय हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जर्मन नस्लीय श्रेष्ठता के साथ साथ रक्त की शुद्धता की बात करेंगे जर्मनों के संदर्भ में, और साथ ही साथ यहूदियों को समाप्त करेंगे। पूरी जीनोटाइप है, कोई बच जाए तो अलग है, कम से कम जर्मनी में तो नहीं ही बचा, जर्मनी में नहीं बचा। दूसरी चीज, साम्यवाद का विरोध करेंगे। साम्यवाद की बात ना करो, चलो अच्छा कर लो, पहले तो लोकतंत्र की बात करो। लोकतंत्र का विरोध इसलिए करेंगे, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र सबका तंत्र है, सब में क्या होना चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात हो, बहुत सारी बातें करता है ये। लेकिन ये एक तंत्र एक पार्टी की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोकतांत्रिक तो होगा नहीं। समाजवाद का विरोध करेगा, ये तो केवल फर्जी का है। समाजवाद का विरोध, समाजवाद का विरोध इसलिए किया गया कि कम से कम समाजवाद के विरोध में आप ये कह सकते हैं कि सर पूंजीपतियों का विरोध नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कि ये जो रूसी समाजवाद है उसको रोक सकता है ना। और आप ये कह सकते हैं कि जो सैन्यवाद में सैन्यवाद एवं शक्ति की राजनीति पर बल। क्या आपको याद होगा कि सर ये बिस्मार्क का राष्ट्र है, कितना भी रहेगा तो करेगा ही करेगा, है ना। और दूसरी बात ये, धर्म को कोई खास महत्व नहीं,
आप ये कह सकते हैं, एक और पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7वां, कि उग्र राष्ट्रवादी नीति, उग्र विदेश नीति ना, चलो उग्र राष्ट्रवादी भी क्या लिख लो तो गलत नहीं है, लेकिन सही मामला कहा जाए तो उग्र विदेश नीति। और कारण आप समझ सकते हो, इनका स्टेटमेंट ही इसी बात पे टिका हुआ है कि साहब हम वर्साय की संधि को नहीं मानेंगे, और वर्साय की संधि नहीं मानेंगे तो तभी होगा जब आप उसके धाराओं को मानने से इनकार करेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आक्रामक विदेश नीति की बात कही जाएगी। क्लियर है। लेकिन इसके बाद भी आपको बताऊं कि उसने क्या किया कि नाजीवाद के ये सिद्धांत रहे। अब हम लोग सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो पहले आंतरिक नीतियों को देखेगा और फिर उसके बाद एक्सटर्नल पॉलिसीज की बात करेगा। तो जैसे हमने वहां देखा वैसे हम लोग यहां देखेंगे कि हिटलर की गृह नीति, हिटलर की गृह नीति, जाहिर सी बात है जो पहला चरण होगा, फर्स्ट फेज होगा, वो नाजीवाद की अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना। और मैंने बोला था कि अधिनायकवादी सत्ता क्या होती है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी सभी दलों को समाप्त कर देना। और आपको बता दूं कि ये पता करना कि कौन भी व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहा है उसको पहले ही मरवा देना, इस तरह का काम करना। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, इसका नारा था एक दल एक नेता, एक दल एक नेता और एक राष्ट्र। एक इसी में लिख देता हूं, एक दल एक नेता, एक जाति एक राष्ट्र, और वो भी जो जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक दल एक नेता एक जाति एक राष्ट्र, और वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जाहिर सी बात है कि एक श्रेष्ठ जर्मन संघ की स्थापना की बात हो रही है। दूसरी चीज अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसने 1934 में, 1934 में, 1933 में एक अध्यादेश डाला। पहले 1933 की बात करें फिर 1934 की बात करते हैं। 1933 में, आप भी लिखते जाइएगा, 1933 में इसने घोषणा की। और एक बार फिर कहूंगा कि इन घोषणाओं को चलो लिखवा दूं तब बताता हूं कि 1933 में इसने घोषणा की कि जर्मनी में एकमात्र दल नाजी दल होगा। यानी अन्य दलों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सब समाप्त। आइए तो नाजीवादी दल में, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज अगर आप बात करें तो उनने इसी में लिख लो कि 1934 में प्रांतीय दलों को भी समाप्त कर दिया उसने। यानी अब पूरे स्तर पे अगर आप देखेंगे तो केवल एक दल रह जाएगा, नाजी दल की बात हो जाएगी। क्लियर है। और आप ये कह सकते हैं कि इस पे जो एक पुलिस थी, गेस्टोपो पुलिस कही जाती है, कि पुलिस का संगठन था, जितने नागरिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। सब, हाँ स्थगित ही लिखा जाए,
स्थगित कर दिया गया जितने भी नागरिक अधिकार हैं गेस्टापो के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि पूरे पे इवन स्कूल विश्वविद्यालय सब स्तर पे अगर आप देखेंगे तो स्कूलों पर विद्यालय स्तर पर, विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में, एक मिनट, तो स्कूल विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर नाजीवाद को सिलेबस में रखा गया। यानी अब शुरू से ही इस बात को पढ़ाया जा रहा है कक्षा 1 से, कक्षा 1 से, KG 1 से, कि नाजीवाद अच्छा है, हिटलर अच्छा है, नेतृत्व करिश्माई है, जर्मन के अलावा कोई भी ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो माहौल बनेगा वो किस तरह से बनेगा। यहूदियों का दमन हुआ है गृह नीति में, इसको भी एक पॉइंट लिख लिया जाए, यहूदियों का दमन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया। यह बहुत जरूरी था। वास्तव में जब नाजीवादी दल का उदय हो रहा था तब भी उसने कहा था बेरोजगारी की जो समस्या का उदय हुआ, समस्या का समाधान, तब भी उसने कहा था कि ये जो बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारों की समस्या का जो समाधान है वो हम करेंगे। और इसके लिए एक ही तरीका था कि सार्वजनिक कार्य दिया जाए, सार्वजनिक कार्य में उनको रोजगार के अवसर दिए जाए, और प्लस अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए उसको क्या कर दिया जाए, सैन्य सेवा से जोड़ दिया जाए। और जर्मनी पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने अनिवार्य सैन्य सेवा की शुरुआत की। श्योर, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इन प्रयासों से हिटलर जो है वो जर्मनी में क्या हुआ, एक महानायक की तरह से दिखाई देने लगा। और अब इसके बाद नंबर था कि आक्रामक विदेश नीति का। और मैं एक बार फिर बताऊंगा कि इन सारी बातों को करने के पीछे हिटलर का जो मुख्य उद्देश्य था, या इन सिद्धांतों का विरोध क्यों नहीं किया गया, क्यों इसलिए नहीं किया गया कि समाजवादियों को लगता था कि पूंजीवादियों के संघर्ष में यह बफर जोन होगा, पूंजीवादियों को लगता था कि समाजवाद के विरुद्ध होगा, तो कम से कम हम बचे रहेंगे। और इसी तुष्टीकरण की नीति का जो परिणाम हुआ वो मुसोलिनी और मुसोलिनी के फांसीवाद और इसके नाजीवाद के रूप में दिखाई दिया। आंतरिक नीति में मजबूत होने के बाद, जैसा कि हमने कहा था, इसने वादा भी किया था और इसके लक्ष्यों की जो प्राप्ति थी वो तभी हो सकती थी जब आक्रामक विदेश नीति ये अपना था। तो आइए हम देखते हैं हिटलर की जो विदेश नीति रही वो कैसी रही। आइए हम बात करते हैं। लक्ष्य तो आप सीधी सी बात आप जानते हैं, इसका लक्ष्य यही था कि जो हिटलर की पहले विदेश नीति को लिखा जाए, फिर हम बात बताते हैं। चलिए कलर चेंज करते हैं। हिटलर की विदेश नीति, वास्तव में आक्रामक तो रहेगी निश्चित रूप से, लेकिन जो इसका तात्कालिक लक्ष्य रहा होगा वो क्या रहा होगा। तात्कालिक लक्ष्य तो यही रहा होगा और होना भी चाहिए कि वर्साय की संधि को न मानना। वर्साय की संधि को अस्वीकृत करना, न मानना। और फिर मैं बताऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बहुत सारे फैक्टर्स को आप यहां समझ लिए, वहां कोरिलेट करना रहेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जैसा राष्ट्र जो हुआ वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण का परिणाम था। अगर आप बिगिनिंग लेवल पे ही हस्तक्षेप कर दिए होते तो शायद ये स्थिति नहीं रहती।
फिलहाल वर्साय की संधि को अस्वीकार कर देना, खास करके अब सारी बातों को न करना, जैसे निशस्त्रीकरण था, जुर्माना था, सीधे मना कर दिया कि अब हम नहीं करेंगे, जो करना हो कर लीजिए। और फिर जो जर्मनी के जो क्षेत्र थे मैंडेट व्यवस्था में ले लिए गए थे, जर्मनी के क्षेत्रों को अधिकृत करना। तो मानसिक, वैचारिक और सैनिक, इन दोनों रूपों में जो हिटलर था अब जो था वो तैयार था। और इसीलिए जब आपको बताऊं, पहला जो मामला था उसने क्या किया कि जो निशस्त्रीकरण का प्रावधान था, जो पेरिस के शांति सम्मेलन में, पेरिस के सीधे वर्साय की संधि को ही लिखा जाए कि वर्साय की संधि के निशस्त्रीकरण के प्रावधान को त्याग दिया। याद है, मुझे तो याद है जब वो कहता है कि 1 लाख सैनिक ही रहेंगे, प्रावधान त्याग दिया। अब आप कहेंगे कि सर फ्रांस क्यों नहीं अलर्ट हुआ, जर्मनी क्यों नहीं अलर्ट हुआ, अरे इंग्लैंड क्यों नहीं अलर्ट हुआ। इंग्लैंड को तो मज़ा आता था ना, थोड़ा बहुत फ्रांस से भी मज़ा ले लिया जाए। और फिर वही बात, बार बार बात बताना कि समाजवादी विचारों में ये नहीं। और इसने फ्रांस को मुगालते में भी रखा, संधि भी कर लिया कि कम से कम वो इंग्लैंड और इसके हितों के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, है ना। तो वर्साय की उसके बाद इसने क्या किया कि वर्साय की संधि नहीं माना, कहा कि अब हम वर्साय की संधि को ही नहीं मानेंगे, अस्वीकृत किया। क्लियर, वर्साय की संधि अस्वीकृत किया। उसके बाद उसने किया कि ऑस्ट्रिया के साथ, पहले तो पोलैंड के साथ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जर्मनी का शत्रु नंबर 1 कौन है, फ्रांस है। पोलैंड के साथ अनाक्रमण की संधि किया। इसके बाद ऑस्ट्रिया को मिलाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया को जो मिलाने का प्रयास था ये 1934 में था, 1934 में असफल प्रयास था ऑस्ट्रिया का। 1934 ऑस्ट्रिया में लिख लीजिए, दरअसल वो संघर्ष में था, 1934 में हस्तक्षेप किया। और फिर उसने इंग्लैंड के साथ एक नौसैनिक संधि की, इंग्लैंड के साथ संधि किया। फैक्चुअल पार्ट है, ऐसे भी आप लिख लोगे तो काम चल जाएगा। इंग्लैंड के साथ जो संधि किया वो स्पेशली वर्साय की संधि का उल्लंघन था, लेकिन उसने क्या किया कि ये बताया कि हम ब्रिटेन के और फ्रांस के हितों पर, कि ब्रिटेन और फ्रांस के हितों के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, ब्रिटेन के और फ्रांस के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। यानी ब्रिटेन को एक तरह से उसने आश्वासन दिया कि वो काम नहीं होगी। और उसके बाद राइनलैंड पर अधिकार कर लिया। याद करिए कि राइनलैंड का जो क्षेत्र था वो फ्रांस के पास था। राइनलैंड पर आक्रमण पर अधिकार किया। 1935-36 की बात है ये। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने इसलिए नहीं हस्तक्षेप किया क्योंकि उसको लगा कि ये फ्रांस का मामला है, फ्रांस अपने निपटे, इससे हमसे क्या मतलब है। तो जाहिर सी बात है, ये आप यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण बैकग्राउंड में जरूर चल रहा है ना। और इसी दौरान 1937 में, 1937 में, 1937 में रोम, बर्लिन, टोक्यो आरबीटी एक्सिस की स्थापना हुई। और वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ कि सबकी जो इंटरेस्ट थे वो एक जैसे थे, विचारधारा भी एक जैसी थी। जापान का सैन्यकरण हो रहा था, जापान का प्रधानमंत्री तोजो था, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मुसोलिनी था और ये हिटलर था। और ये तीनों के तीनों इस दिमाग में थे कि एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश हैं अब मजा चखाने की जरूरत है। तो आरबीटी एक्सिस बनी
हालांकि इस आरबीटी एक्सिस बनने के बाद इंग्लैंड के कान खड़े हो गए। इंग्लैंड को लगता था कि अब मामला गलत हो रहा है, लेकिन उसने तब तक तुष्टिकरण करने का प्रयास किया जब तक कि सीधे उसके साथ ना हो जाए। क्लियर है? जब तक कि सीधे मामला वो ना आ पाए। और आपको बताऊं कि 1938 में 1938 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, और फिर इसी समय यूगोस्लाविया पर आक्रमण, और ठीक इसी समय म्यूनिक की संधि है। समझो जरा इन तीनों को। फैक्चुअल है बेटा, यहां पे लिखना ही पड़ेगा, कम से कम ये पॉइंट तो आप नहीं भूल सकते। ये दोनों एक आध ऊपर गोल कर जाओगे चलेगा। फैक्चुअल पार्ट है, मैं मानता हूं। आप खुद देखते हो कि मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट से ही बताना चाहता हूं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भाई घटना तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, कि क्या इवेंट्स हैं जो कि ले जा रही हैं। वैचारिक स्तर पर चलो ठीक है। तो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया, और इंग्लैंड का कहना था कि भाई देखिए, अगर किसी क्षेत्र में 50% से अधिक जर्मन जनसंख्या है, ऑस्ट्रिया ने कहा कि अरे जर्मनी ने कहा कि 50% से अधिक जर्मन क्षेत्र वाले हैं, इसलिए हमने आक्रमण किया, और उसे मान लिया। और तो और म्यूनिक की संधि भी कर लिया कि भाई चलिए ठीक है, हम ब्रिटेन और इसके फ्रांस के हितों के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। लेकिन तुष्टीकरण की यह हद थी, अब इसको समझने की जरूरत थी। आपको बताऊं, इसी समय 1939 में पोलिस गलियारे वाली बात आई। और जानते हैं पोलैंड में डेंजिग, एक ऊपर आप देखोगे तो डेंजिग बंदरगाह है, मैप पे देखना। तो जर्मनी का पोलैंड से कहना था कि भाई देखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको डेंजिग बंदरगाह पे जाने के लिए एक गलियारा दे दो, पोलिश गलियारा, अदरवाइज वो जा नहीं पाता। और जब उसने पोलिस गलियारे पर आक्रमण नहीं दिया, तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने आक्रमण कर दिया। किस पे? पोलैंड पे। और उसके बाद फिर 2-3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी, एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर है? तो आप ये देखेंगे कि वैचारिक के साथ साथ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मुसोलिनी और हिटलर के सापेक्ष आप देखोगे कि जो शुरू से ही क्या कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो इन फैक्टों को ध्यान में रखिएगा। विचार आपने देख लिया, सिद्धांत देख लिया, उदय के कारण देख लिया, और फिर ये देखा कि कैसे ये सेक्शन जो है पहुंच रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड कर रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फांसीवाद और नाजीवाद की तुलना, बाकी हम प्रश्न देख लेंगे और भी, लेकिन यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चर्चा करें तो एक चर्चा हल्की सी हो जानी चाहिए। 10 मिनट का टाइम है अभी। वो ये कि फांसीवाद और नाजीवाद की तुलना, चलो कम से कम एक बार तो रेड का यूज कर ही दें, क्योंकि विचारधाराएं बड़ी खतरनाक रही हैं, है ना। फिर हम लोग ब्लू में आ जाएंगे या रेड आ जाएंगे। फांसीवाद एवं नाजीवाद में तुलना। देखो, जब तुलना आएगा तो आपको समानता और असमानता दोनों लिखना है, ठीक है। और अगर अंतर पूछेगा तो केवल अंतर लिख दीजिएगा। तो हमने तुलना लिखा है, इसलिए तुलना करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कंपैरिजन होता है। पहली बात तो समानता, 4-4, 5-5 पॉइंट निकाल लिया जाए, काम बन जाएगा। और दूसरी बात असमानता। तो पहली समानता तो आप ये भी देख सकते हैं कि समय के हिसाब से देखा जाए, तो समय के हिसाब से देखा जाए तो चलो वाइट कर लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए, समझना चाहिए आपको। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सर दोनों विचारधाराएं प्रथम विश्व युद्धोत्तर राजनीति के परिणाम थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों विचारधाराएं हुई, परिणाम थे। पेरिस शांति सम्मेलन से उपजा असंतोष मूल कारण था। क्यों जी? लिख सकते हैं दोनों। आप ये कह सकते हैं कि सर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किए, राष्ट्रवादियों का और सबका, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। दोनों सर्वसत्तावादी हैं, श्योर। दोनों हीगल को मानते हैं, हीगल दर्शन को मानते हैं, वहां से उठा लेना। दोनों लोकतंत्र समाजवाद नहीं मानते,
बहुत है, हमारे ख्याल से 5-6 पॉइंट में आप लिख डालोगे, 100 शब्द लिख डालोगे उसको। आइए असमानता देखते हैं। नंबर 1, फांसीवाद जो है वो समूह की सत्ता स्थापित करता है, जबकि नाजीवाद, एन लिख दे रहे हैं और एफ लिख देंगे, अब आप समझ जाना, एन फॉर नाजीवाद, एफ फॉर फांसीवाद। जबकि नाजीवाद जो है वो क्या करता है, एक व्यक्ति की सत्ता स्थापित करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, फांसीवाद सभी वर्गों को लेकर चलता है, कोई साथ है, और जो नाजीवाद है नस्लवादी है। तीसरी बात, फांसीवाद में सिंडिकेट था, नाजीवाद में नहीं है। एक ही और भी यहां लिखो समानता में, दोनों आक्रामक विदेश नीति, के समर्थक थे, ठीक है। और ये हो गया आरबीटी एक्सिस के पार्ट थे, ये भी लिख सकते हो। चलो, सभी वर्गों के साथ था, इसमें सिंडिकेटिज्म में आपको साथ क्या है ये नहीं मिलता। तो ये फांसीवाद और नाजीवाद में क्या था, एक विरोध था। अब बार बार उसको नस्लवादी कह दिया तो वहीं यहूदी वाला भी पार्ट देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और भी कह सकते हैं कि जो नाजीवाद था, नाजीवाद फांसीवाद की तुलना में अधिक आक्रामक था। और देखो, जब हमको लिखना होगा तो और आपको भी लिखना चाहिए इस बात को कि यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय या यूरोपीय राजनीति में सदैव जर्मनी की जो सैनिक शक्ति थी वो इटली की सैनिक शक्ति से अधिक थी। श्योर, डन। तो फांसीवाद और नाजीवाद के उस पर आप लिख सकते हैं, है ना। अब आपको एक होमवर्क भी दे दें, यहीं पे एक सवाल आया था, बहुत सवाल हमने कराए, ऐसी बात नहीं है, कहोगे तो इसको भी करा देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जर्मनी कहां तक जिम्मेदार था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का उत्तरदायित्व तो वो जो बताया था विलियम कैसर का अप्रोच और जो गुप्त संधियां थी, और सेकंड में आक्रामक विदेश नीति और इस तरह की बातें करना। लेकिन इन दोनों पहलुओं को लिखने के बाद आप ये लिखिएगा कि विश्व युद्ध जैसी जो घटनाएं हैं वो सिर्फ किसी एक कारक का परिणाम हो ही नहीं सकती थी। ये कारक महत्वपूर्ण थे लेकिन अन्य कारक भी उपस्थित थे। इसलिए हम दोनों विश्व युद्धों के लिए जर्मनी को अकेले नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो श्योर, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लास को बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो एक दो बार आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, है ना। और हम ये भी मान करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं कि उसको भी देखे होंगे, क्या कहते हैं कि जो हमने ऑप्शनल पे जो वीडियोस देखी हैं, पब्लिक वीडियोस, उसको भी देखे होंगे। देखिएगा, वो आपके ज्ञान को मजबूत करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसी के हिसाब से लीजिएगा ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट से लीजिएगा, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर विश्वास रखिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ ऑप्शनल लेगा, मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 8 महीने मान लेता हूँ, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और उस पर क्या कहते हैं कि वर्ल्ड, इन 4 सेक्शन पे 2-2 महीने के हिसाब से अगर आप रख लीजिए तो एक एक टॉपिक पे एकदम बिंदास तैयार होगा। जो क्लास में हमने बता दिया, कहूँगा तो 1.5 घंटे के लिए, लेकिन कोई भी क्लास 1.25-2 घंटे से कम नहीं होगी। और उसमें हमने आपको ये भी बताया कि वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन भी होंगे, खास करके चूँकि वो मेरा ही पार्ट है, मैं डिसीजन तो मुझे लेना होगा, है ना। ये क्या है, ये एक टीम वर्क का डिसीजन है। यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, दैट द डिसीजन विल बी टेकन बाय द टीम एंड योर टीम लीडर इज़ नो डाउट आलोक सर हैं। तो वो निर्णय लेंगे, उसके हिसाब से होगा। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम अपने तरफ से पूरी तरह से निष्ठावान है आपके लिए। आपकी कुछ नाराज़गियाँ हैं, बहुत जल्द ही वो समाप्त होंगी, क्लियर है। और साइंस एंड टेक के भी रिगार्डिंग आपकी जो जानकारी हैं, वो नाराज़गियाँ हैं, वो ख़त्म होगी। मैं समझ रहा हूँ, आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन विश्वास करिए कि अगर मैंने पढ़ाया, आपको बाय द वे की बात आपको बता दूँ, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं मैथ का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ अपने समय में। तो ये मत समझिए कि इतिहास पढ़ाते हैं तो सर को साइंस की समझ नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझ है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो टीम का डिसीजन होगा, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे आर.के. सर पढ़ाएं, चाहे कोई भी पढ़ाए, आपके विषय के टॉपिक के लेवल पे कहीं कुछ कमी अगर रहेगी तो उसे हम जो है ज़रूर आपके इन फेवर में लाएंगे।
मुझे खुद अगर कहीं लगा ना, विश्वास करिए इस ऑनेस्ट, खास करके मैं तो आप आंख मूंद के विश्वास कर सकते हैं, जो लोग देखे हैं जाने हैं। अगर मुझे लग गया ना कि भाई साहब इस पर थोड़ा सा और लड़कों को दे दूं तो आ जाऊंगा, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विस्तृत कैनवास लेके चलिए, बड़ा आयाम लेके चलिए, डायमेंशन लेके चलिए, और विश्वास मानिए बहुत ही खुशी होगी कि अगर आप लोग सफल होते हैं, सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस होते हैं, और इसमें संदेह नहीं है, होंगे। बस अंतर कितना है, आपका क्या कमिटमेंट है, ये डिसाइड करेगा। आप अगर छोटी छोटी बातों से विचलित होंगे तो निश्चित रूप से समय निकल जाएगा, है ना। और जानते हो, एक दो सेक्शन पे मैं आप बताऊंगा ना तो आप हंसने लगेंगे कि सर अच्छा है, इज इट लाइक सो, यस। कम से कम प्रीलिम्स के लेवल पे तो आपको ध्यान ही नहीं देने की जरूरत है। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, साइंस हो गई,